नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन 790 चैनल पर। मैं अमन यादव। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम का आधुनिक भारत का इतिहास को, जो राजीव अहीर के द्वारा लिखा गया है। आज हम लोग इसी पुस्तक को पढ़ेंगे और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा। और आप ही लोगों के लिए लाया हूँ, तो जिससे नई नई वीडियो आपको मिलती रहे, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, आपको इसमें आप जैसे पढ़ेंगे इसका जो मैंने इकाई दूसरा लिया है कि यूरोपियों का आगमन एवं ब्रिटिश शासन का सुदृढ़ीकरण। दोस्तों, इसी चैप्टर को हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। और इसमें जो है हम लोग मुख्यतः इसमें देखेंगे कि भारत में यूरोपियों का आगमन और ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति और ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। तो दोस्तों, ये जो है 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। तो आज हम लोग सिर्फ भारत में यूरोपियों का आगमन पढ़ेंगे। कल जो है हम लोग ब्रिटिश विजय के समय भारत की स्थिति को देखेंगे और उसके बाद जो है ब्रिटिश शक्ति का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अध्याय 3 है। तो आज हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो भारत में यूरोपियों का आगमन। यूरोप में 15वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य तक आशातीत आर्थिक रूपांतरण हुआ। इस कालावधि के दौरान कृषि एवं विशेष रूप से विनिर्माण में अपनाई गई प्रौद्योगिकी के आधार पर व्यापार एवं बाजारों में विस्मयकारी एवं तीव्र वृद्धि हुई। पूंजीवाद सामंती अर्थव्यवस्था एवं समाज की प्रतिस्थापित कर रहा था। हालांकि यूरोप में होने वाले परिवर्तन यहीं तक सीमित नहीं थे। 1500 ईस्वी के पश्चात विकास से घनिष्ठ रूप से संबंध विश्व इतिहास यूरोप में साकार हुआ। और ऐसा इसलिए हुआ कि पूंजीवाद व्यवस्था के रूप में लाभार्जन और बाजार में प्रतियोगिता पर आधारित है। आगे देखेंगे, इससे कच्चे माल एवं वस्तुओं की बिक्री के लिए निरंतर विस्तार की आवश्यकता होती है। इस प्रकार इसका विस्तार विश्वव्यापी था, जो अन्य प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं, समाजों और संस्कृतियों को निगल रहा था। 15वीं शताब्दी में महत्वपूर्ण बदलाव तब शुरू हुए जब यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियां नवीन विकल्पों की खोज में बाहर निकली। इसका यह अर्थ नहीं है कि अन्य मौजूदा संस्कृतियों से उनका पहले संपर्क नहीं था। भारत के ग्रीक, जो पहले यूनान और रोम, इटली के साथ क्रिश्चियन युग शुरू होने से पूर्व और पश्चात से ही व्यापारिक संबंध थे। चीन एवं एशिया के अन्य हिस्सों से संपर्क बेहद प्राचीन थे, जो समस्त मध्य युग तक जारी रहे। इसी में आप नाम जानते होंगे मार्को पोलो, जो 1254 से 1324 ईस्वी, जिसने चीन की यात्रा की और के यात्रा वृत्तांतों ने यूरोपियों को बेहद आकर्षित किया था। पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों ने यूरोपियों की लालसा में वृद्धि की और इटली ने लगभग 12वीं शताब्दी से यूरोप के साथ पूर्व के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। दक्षिण पूर्व एशिया और भारत के साथ व्यापार विभिन्न स्थल मार्गों और जल मार्गों से किया गया। एक मार्ग से पूर्वी वस्तुओं को फारस की खाड़ी से होते हुए इराक एवं तुर्की लाया गया। वहां से इन्हें स्थल मार्गों से जेनोवा और वेनिस पहुंचाया जाता था। ये दोनों शहर दोस्तों इटली में मौजूद हैं, जेनोवा और वेनिस। और एक अन्य मार्ग से लाल सागर होते हुए वस्तुओं को मिस्र में अलेक्जेंड्रिया लाया जाता था, लेकिन तब वहाँ स्वेज नहर नहीं थी, इसलिए अलेक्जेंड्रिया को भूमध्य सागर के माध्यम से इटली के शहरों को जोड़ा गया था। उत्तर मध्यकाल के दौरान विशेषकर इटली में विश्वविद्यालय में पुनर्जागरण संबंधी विचारों का प्रस्फुटन हुआ और 16वीं शताब्दी के दौरान साहित्य और विभिन्न कलाओं में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई। व्यापारियों, व्यवसायियों और बैंकरों के उदित हो रहे वर्ग से यूरोप के नवीन मध्य वर्ग का निर्माण हुआ। यह वर्ग पुनर्जागरण और सुधार आंदोलन से बेहद प्रभावित हुआ। पुनर्जागरण के उद्गम स्थल इटली में व्यापारी 11वीं-12वीं शताब्दी से ही यूरोपीय देशों की कलात्मक एवं विलासिता की वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे, जिससे वे बेहद संपन्न थे।
इस प्रकार पूर्वी देशों के साथ इटली का व्यापार में वर्चस्व था और यूरोपीय देशों की सामान की बड़ी आपूर्ति इटली द्वारा की जाती थी। यूरोप के कई देश व्यापार के क्षेत्र में इटली के एकाधिकार को तोड़ना चाहते थे और 15वीं शताब्दी से ही अटलांटिक तट पर बसे देश अफ्रीका होकर पूर्व की ओर जाने का वैकल्पिक मार्ग खोज रहे थे। उल्लेखनीय है कि 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विभिन्न केंद्रीयकृत राज्यों और शक्तिशाली नरेशों का अभ्युदय हुआ, जिन्होंने भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया तथा साथ ही खोजियों को वित्तीय मदद भी मुहैया की। तो वित्तीय मुहैया की, तो इसी में आपको दो नाम देखने को मिलेंगे कि पुर्तगाल एवं स्पेन ऐसे देशों में प्रमुख हैं और 15वीं और 16वीं शताब्दियों में मुद्रण और नक्शा बनाने का कार्य तेजी से विकसित हुआ और कपास, खगोलिकी, प्रेक्षणशाला, बारूद इत्यादि जैसी प्रौद्योगिकी उपलब्धियों ने खोजियों की अत्यधिक सहायता की। इस प्रकार पुनर्जागरण का अभ्युदय, कृषि में निवेश कम लाभ वाला सिद्ध होना, कच्चे माल की आवश्यकता, नवीन बाजारों की प्राप्ति एवं विस्तार, पूर्व की धन संपदा का आकर्षण, ईसाई मत के प्रसार की उत्कट इच्छा एवं यूरोप में पुरातन व्यवस्था, जिसको सामंतवाद कहते हैं, के स्थान पर नवीन व्यवस्था पूंजीवाद के स्थापित होने के कारणों ने भारत में यूरोपीय औपनिवेशिक शक्तियों के आगमन का कार्य मार्ग प्रशस्त किया। इसी में देखेंगे कि जो पहले यूरोपी भारत में आते हैं उनका नाम होता है पुर्तगाली। तो देखिए, भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज एवं पुर्तगालियों का भारत आगमन। यद्यपि 15वीं शताब्दी में भारत में वास्को डी गामा के आगमन से कई शताब्दी पूर्व यूरोपीय यात्री आते रहते थे, लेकिन केप ऑफ गुड होप पर जब वास्को डी गामा 17 मई 1498 में कालीकट पहुंचा तो इसने भारतीय इतिहास की दिशा को गहरे रूप से प्रभावित किया। पश्चिम में अमेरिका के विपरीत पूरब में यूरोपीय शक्ति सीधे औपनिवेशीकरण से शुरुआत नहीं कर सकी। ऐसा करने में उन्हें कुछ समय लगा, लेकिन अपनी विकसित समुद्री शक्ति, तकनीक एवं अस्त्र बारूद इत्यादि के कारण उन्होंने तीव्रता से समुद्री शक्ति के रूप में स्वयं को स्थापित कर लिया और समुद्री व्यापार पर नियंत्रण कायम कर लिया। पुर्तगालियों का मंतव्य। पुर्तगालियों का स्पष्ट मंतव्य था कि वे व्यवसाय करने भारत आए थे, लेकिन उनका छुपा हुआ एजेंडा था ईसाई मत का प्रचार कर भारतीयों को ईसाईयत से परिवर्तित करना और अपने प्रतिस्पर्धियों, विशेष रूप से अरब को बाहर खदेड़कर व्यापक रूप से मुनाफे वाले पूर्वी व्यापार पर एकाधिकार कायम करना। उस समय तक हिंद महासागर के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था और उस एकाधिकार को तोड़ने के लिए आगामी 15 वर्षों में पुर्तगालियों ने अरब नौपोतों को पूरी तरह नष्ट कर लिया और उन्होंने उनके जहाज़ों को लूटा, उन पर आक्रमण किए, जहाज़ों को लूटा और अन्य दमनात्मक कार्रवाइयाँ की। पुर्तगालियों की सुदृढ़ स्थिति के परिप्रेक्ष्य में पुर्तगाल के शासक मैनुअल प्रथम ने 1501 में अरब, फारस और भारत के साथ व्यापार का स्वयं को मालिक घोषित कर दिया। पुर्तगालियों के आगमन के समय भारत की स्थिति। भारत में पुर्तगालियों ने जिस समय आगमन किया उसने पूर्वी व्यापार को हासिल करने में उनकी अत्यधिक मदद की। गुजरात के सिवाय, जहां शक्तिशाली महमूद बेगड़ा का शासन था, समस्त उत्तर भारत कई छोटी छोटी शक्तियों के बीच विभाजित था। दक्कन में बहमनी साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बिखर गया। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी जिसके पास नौसैनिक शक्ति हो और न ही उन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को विकसित करने में बारे में सोचा। सुदूर पूर्व में चीनी शासक की शासकीय डिक्री मात्र चीनी जहाज़ों की नौवहनीय पहुंच तक सीमित थी। जहां तक पूरब व्यापारियों और जहाज़ों के मालिकों का संबंध है, जिन्होंने पुर्तगालियों के आने से पूर्व तक हिंद महासागर पर व्यापार पर वर्चस्व कायम किया हुआ था, वे पुर्तगाली संगठन एवं एकता से बराबरी नहीं कर सके। भारत आगमन के अभिप्रेषण क्या कारण थे जिसके कारण वो भारत आए? वास्तव में 15वीं शताब्दी में पुर्तगाली वेनिस, इटली का एक राज्य है वेनिस, उसकी समृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उनके लाभदायी व्यापार में
हिस्सा प्राप्त करने के हर संभव प्रयास करने लगे। जैसा कि अरब ने मिस्र एवं पर्शिया पर 7वीं शताब्दी में विजय प्राप्त कर ली, तो यूरोप एवं भारत के मध्य सीधे संचार या संपर्क के मार्ग बंद कर दिए गए। पूरब से वस्तुएं यूरोपीय बाजारों में मुस्लिम मध्यवर्तियों के माध्यम से पहुंचने लगी। वेनिस ने प्राचीन समय से इस व्यापार पर एकाधिकार बनाए रखा और परिणाम स्वरूप बेपनाह धन संपदा एवं प्रभाव अर्जित किया था। राजकुमार हेनरी पुर्तगाल का नाविक ने अपना पूरा जीवन भारत को जाने वाले समुद्री मार्ग की खोज में समर्पित कर दिया। 1487 ईस्वी में बार्थोलोमेओ दियाज नामक एक पुर्तगाली अफ्रीका के दक्षिणी सिरे तक पहुंच गया और इस जगह को केप ऑफ गुड होप कहा गया। यद्यपि वह 1488 में लिस्बन लौट आया और इसके लगभग 10 वर्ष के अंतराल पर 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचा था। तो कब पहुंचा था वास्को डी गामा? 1498 में भारत पर पहुंचा था। वास्को डी गामा की लिस्बन में विजयी वापसी पर पुर्तगाल के सम्राट ने पेड्रो अल्वारेज केब्रल, ठीक है, ब्राज़ील का खोजी, जिसने ब्राज़ील को खोजा था, उसके नेतृत्व में बार्थोलोमेओ डियाज के साथ 13 जहाज़ों और 1200 लोगों का एक अधिक बड़ा बेड़ा भेजा। लेकिन केब्रल को कालीकट में जमोरिन को परास्त करने के लिए अरबों से युद्ध करना पड़ा। केब्रल ने कोचिन और किन्नौर में व्यापार सुरक्षित करने हेतु कालीकट छोड़ दिया। वह काफ़ी बड़े मुनाफे के साथ लिस्बन लौटा था। आगे देखिए पुर्तगाली एवं जमोरिन के बीच का रिश्ता, ठीक है, उनके बीच में क्या संबंध था। तो देखिए वास्को डी गामा अक्टूबर 1502 में कालीकट आया और व्यापार एवं विजय हेतु उसके नेतृत्व में एक बड़ा सुसज्जित बेड़ा भेजा गया। जमोरिन से उसके संबंध मित्रतापूर्ण नहीं थे। पूर्वी समुद्र में विशिष्ट वाणिज्यिक प्रभुता हासिल करने की अपनी महत्वाकांक्षा के चलते पुर्तगालियों ने अन्य देशों, विशेष रूप से अरब व्यापारियों को व्यापार के लाभों से वंचित करना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि उनका उत्पीड़न भी करना शुरू कर दिया। आगे देखेंगे हम लोग दोस्तों, पुर्तगाली एशिया के महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थलों या अड्डों फितौरिया पर कब्जा स्थापित करके अपनी नौसेना की वर्चस्वता को कायम रखना चाहते थे और उसका विकास करने के लिए कटिबद्ध थे। फितौरिया ऐसे व्यापारिक स्थल या अड्डे होते थे जहां से नौसैनिक बेड़ों को सहायता प्रदान की जाती थी। पुर्तगालियों ने अपने पार समुद्री विस्तार के लिए विशेष रूप से अफ्रीकी तट पर इसी प्रकार के अड्डों का इस्तेमाल किया और कुछ ही दिनों में उन्हें आभास हुआ कि भारत में इन अड्डों पर कब्जा करना आसान नहीं होगा और इसके लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ेगा। कालीकट का हिंदू शासक जमोरिन हालांकि पुर्तगालियों की मंशा से चिंतित नहीं था। जब जमोरिन ने अपने बंदरगाह से मुसलमान व्यापारियों को हटाने से मना कर दिया, तब पुर्तगालियों ने वहां गोलाबारी शुरू कर दी। तत्पश्चात पुर्तगालियों ने बेहद चतुराई पूर्वक कोचिन और कालीकट की शत्रुता का लाभ उठाया एवं कोचिन के राजा के मालाबार क्षेत्र में पहला किला बनवाया। 1509 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मिस्र के शासक ममलूक द्वारा भेजे गए जहाजी बेड़े को पराजित कर द्वीप पर अधिकार जमा लिया। ठीक है, द्वीप पर जमा लिया, वही द्वीप जो आज हम लोग दमन द्वीप के नाम से जानते हैं। उन्होंने 1510 में गोवा पर अधिकार किया और उसे अपना प्रशासनिक केंद्र बनाया और स्पेनिश सम्राट चार्ल्स पंचम द्वारा हिंद महासागर में अपने हितों को जोड़ने और सुदूर पूर्व में फिलीपींस तक अपने को सीमित रखने की घोषणा के पश्चात पुर्तगाली पूर्वी समुद्री क्षेत्र के एक छत्र बादशाह हो गए और जिसे एस्तादो द इंडिया के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दोस्तों, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सूत्रपात। पुर्तगाली भारत का एक नया इतिहास वर्ष 1505 में आरंभ हुआ, जब पुर्तगाल के सम्राट ने 3 वर्षों के लिए भारत में एक गवर्नर नियुक्त किया और उसे पुर्तगाली हितों की रक्षा हेतु पर्याप्त सुविधा एवं बल प्रदान किया गया। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा नवनियुक्त गवर्नर को भारत में पुर्तगाली स्थिति को सुदृढ़ करने को कहा गया और अदन ओमुर्ज और मलक्का को जब्त करके मुस्लिम व्यापार बर्बाद करने का निर्देश दिया गया। उसे अंजादीवा, कोचिन, किन्नौर और किलवा में किलेबंदी करने की भी सलाह दी गई
और वेनिस के घटते व्यापार पर नज़र रखते हुए, जिनका आकर्षक व्यापार पुर्तगाली हस्तक्षेप के कारण खतरे में था, मिस्र ने पुर्तगालियों को रोकने के लिए लाल सागर में अपनी चौकसी बढ़ा दी थी। दी अल्मेडा, जिसे उत्तरी अफ्रीका में मूर से युद्ध करना पड़ा, जल्द ही इस चुनौती से जल्द ही इस चुनौती से उभर गया। हालांकि 1507 में पुर्तगाली स्क्वाड्रन को मिस्र की और गुजराती नौसेना ने संयुक्त रूप से दीव से हटकर समुद्री युद्ध में हरा दिया और अल्मेडा का पुत्र मारा गया। अगले वर्ष अल्मेडा ने दोनों की नौसेना को पूरी तरह ध्वस्त करके हार का बदला ले लिया था। इसी में आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्तार की रणनीति, किस प्रकार से पुर्तगालियों के साम्राज्य का विस्तार शुरू होता है। अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसने भारत में पुर्तगाली गवर्नर के रूप में अल्मेडा का स्थान लिया, उसके पास अधिक बड़ी एवं व्यापक रणनीति थी। वह पूरब में अपनी मृत्यु से पहले पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना का कार्य पूरा कर लेना चाहता था। उसने पुर्तगाल के लिए हिंद महासागर के रणनीतिक नियंत्रण हेतु समुद्र के सभी प्रवेश द्वारों पर अपने बेस स्थापित किए थे। भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में निर्णायक भूमिका द्वितीय गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क की रही। अल्बुकर्क स्क्वाड्रन कमांडर के रूप में 1503 में भारत आया। 1509 ईस्वी में उसे वायसराय नियुक्त किया गया और 1515 तक उसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की स्थापना में विशेष भूमिका निभाई थी। उसने 1510 में बीजापुर से गोवा छीनकर ठोस शुरुआत की। गोवा एक प्राकृतिक बंदरगाह था और एक सामरिक स्थल भी। यहाँ से पुर्तगाली मालाभर व्यापार पर नियंत्रण करते थे एवं दक्षिण के राजाओं की नीति का निरीक्षण भी करते थे। इस आधार पर पुर्तगाली गोवा के सामने की मुख्य भूमि दमन, राजौरी और दाभोल के बंदरगाहों पर कब्जा जमाने में सफल रहे। अब अल्बुकर्क ने हिंदू महिलाओं के साथ विवाह की नीति अपनाई और 1515 में ही मलक्का और कुर्मुस, जो ईरान में थे, उस पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हो गया। इसी में दोस्तों आगे देखेंगे अल्बुकर्क के समय पुर्तगाली भारत में एक मजबूत नौसैनिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुके थे। अब देखिए पुर्तगालियों का गोवा पर कब्जा। 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर आसानी से कब्जा कर लिया, जो बीजापुर के सुल्तान का प्रमुख पतन था। यह अलेक्जेंडर के बाद पहला भारतीय क्षेत्र था जो यूरोपियों के अधीन आया था। मलक्का पर 1511 में ही पुर्तगाली प्रभुत्व कायम हो चुका था और लाल सागर के मुहाने पर स्थित सोकोत्रा द्वीप, सुमात्रा के सचिन-दुर्ग, श्रीलंका के कोलंबो इत्यादि में नए किले स्थापित किए गए। जावा, थाईलैंड, पेगू इत्यादि से भी संपर्क स्थापित किए गए और 1518 से पुर्तगालियों ने चीन के संचाओ द्वीप पर बस्ती बसानी शुरू कर दी। पुर्तगालियों ने पश्चिम भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और 1531 में चाउल, 1532 में दीव, 1534 में सालसेट और बेसिन और 1536 में कैगरानूर तथा मंगलौर और होनावर, भतकल, किन्नौर, क्विलोन, आगे देखिए भावनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना कब्जा जमाकर इनमें से कुछ क्षेत्रों में अपने कारखाने खोले थे। उन्होंने कारखानों का दुर्गीकरण आरंभ कर दिया और कारखानों का सर्वोच्च अधिकारी पुर्तगाली सम्राट द्वारा नियुक्त होता था। आगे देखिए पुर्तगालियों का व्यापार पर प्रभुत्व। पुर्तगालियों ने पूर्वी तट के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। कोरोमंडल तट पर स्थित मसूलीपट्टनम, पुलिकट इत्यादि शहरों से वे वस्त्रादि वस्तुएं इकट्ठा करते थे और मलक्का, मनीला इत्यादि पूर्वी एशियाई क्षेत्रों से व्यापार करने के लिए नागापट्टनम पुर्तगालियों का एक प्रमुख बंदरगाह था। नागापट्टनम के उत्तर में स्थित सैंथोम, जो मैलपुर के नाम से प्रसिद्ध है, उस पर पुर्तगालियों की बस्ती थी और बंगाल के शासक महमूद शाह ने पुर्तगालियों को 1536 में चटगांव और सतगांव में फैक्ट्री खोलने की अनुमति दी थी। अकबर की अनुमति से हुगली में तथा शाहजहां के फरमान से बुंदेल में भी कारखाने खुले और 16वीं शताब्दी के दौरान पूर्वी तट पर किलेबंदी नहीं हुई। आगे देखिए
16वीं शताब्दी के आरंभ तक पुर्तगालियों का एशियाई व्यापार पर प्रभुत्व बना रहा और 1506 में मसाले के लाभदायक व्यापार को राजा ने अपने अधीन कर लिया। और दूसरी तरफ पुर्तगाली अपने अधिकार को सुरक्षित रखने के लिए जी जान से भीड़ पड़े। आगे इसी में पढ़ेंगे हम लोग। कभी कभी व्यापार और लूट में अंतर करना मुश्किल हो जाता था। भारतीय जहाज़ों से कई तरीके से पैसा वसूल किया जाता था और इनमें से प्रमुख थी कार्टेज व्यवस्था। इस व्यवस्था के तहत भारतीय जहाज़ों के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस या पास लेना पड़ता था, जिससे पुर्तगाली भारतीय जहाज़ों पर हमला नहीं करते थे, अन्यथा उसे लूट लेते थे। पुर्तगालियों के समुद्र पर वर्चस्व रहने का एक महत्वपूर्ण कारण था कि मुग़ल शासकों ने कभी भी मजबूत नौसेना तैयार करने का प्रयत्न नहीं किया तथा सुदूर दक्षिण में मुग़लों का प्रत्यक्ष नियंत्रण नहीं था। पुर्तगालियों के पास ऐसी कोई वस्तु नहीं थी जिससे वस्तु विनिमय द्वारा व्यापार हो, इसलिए पूर्व की वस्तुओं के लिए वे पश्चिम से सोना, चांदी और अन्य बहुमूल्य रत्न लाया करते थे। दोस्तों, मालाबार और कोंकण तट से सबसे ज़्यादा काली मिर्च का निर्यात होता था और मालाबार से अदरक, दालचीनी, हरण, चंदन, हल्दी, नील इत्यादि निर्यात किए जाते थे। उत्तर पश्चिमी भारत से टाफ्टा क्या होता था, तो यह एक प्रकार का कपड़ा, चिन्स इत्यादि पुर्तगाली ले जाते थे और जटामांसी बंगाल से लाया जाता था। दक्षिण पूर्व एशिया से लाख, लौंग, कस्तूरी इत्यादि इकट्ठा किए जाते थे और भारत में पुर्तगालियों का व्यापार इतना बढ़ गया था कि मात्र काली मिर्च की खरीद के लिए संयुक्त व्यापार संघ ने 1,70,000 क्रूजेंडा प्रतिवर्ष भारत भेजने का निर्णय लिया था। इसी में दोस्तों पुर्तगाली फ्लैंडर्स, जर्मनी, इंग्लैंड इत्यादि क्षेत्रों से गुलाब जल, मूंगा, तांबा, पारा, सिंदूर आदि वस्तुएं भारत में ले जाते थे और ढाले हुए सिक्के भी कोच्चिन व गोवा बंदरगाह पर लाए जाते थे। आगे देखेंगे। इस प्रकार पुर्तगालियों ने न केवल मसाले के व्यापार से लाभ अर्जित किया, अपितु विभिन्न एशियाई देशों के बीच सामान लाने और ले जाने के कार्य से भी लाभ कमाना शुरू कर दिया। इसी में दोस्तों आगे हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में पुर्तगाली प्रशासन। तो भारत में पुर्तगाली प्रशासन का मुखिया वायसराय था, जो 3 वर्षों तक अपने सचिव के साथ कार्य करता था और बाद के वर्षों में एक परिषद के साथ कार्य करता था। गिरजा संबंधी प्राधिकरणों के साथ मतभेद एवं संघर्ष के चलते उसकी शक्तियों का ह्रास हुआ और इसके अतिरिक्त वेंडोर द फेजेंडा का महत्व बढ़ गया, जो राजस्व तथा कार्गो एवं नौसैनिक बेड़ा भेजने के लिए जिम्मेदार था। अफ्रीका से लेकर चीन तक के किले कैप्टन के नियंत्रणाधीन थे, जिसकी शक्तियों में संचार की कठिनाइयों ने वृद्धि की। संभवतः पुर्तगाल और गोवा से नियंत्रण के अभाव ने सत्यनिष्ठ एवं पारदर्शी प्रशासन के लिए निरंतर खतरा बनाए रखा। आगे हम देखते हैं कि वायसराय नीनो दा कुन्हा का काल। भारत में नीनो दा कुन्हा का वायसराय काल, जिसने नवंबर 1529 में कार्यभार संभाला, वो भी कुछ हद तक महत्वपूर्ण है। 1 वर्ष के पश्चात वह भारत में पुर्तगाली सरकार के मुख्यालय को कोच्चिन से गोवा ले गया। गुजरात के बहादुर शाह ने मुग़ल शासक हुमायूं से अपने संघर्ष के दौरान पुर्तगालियों को 1534 में बेसिन द्वीप सौंपकर उनसे मदद ली। उसने उन्हें द्वीप में बेस प्रदान करने का भी वादा किया था। नीनो दा कुन्हा ने अपने मुख्यालय के तौर पर हुगली के साथ कई पुर्तगाली नागरिकों को बसाकर बंगाल में पुर्तगाली प्रभाव में वृद्धि करने का भी प्रयास शुरू कर दिया। अब आगे देखिए, गुजरात के बहादुर शाह के साथ पुर्तगालियों के संबंध। तो बहादुर के पुर्तगालियों के साथ संबंध उस समय बिगड़ गए जब 1536 में हुमायूं गुजरात से चला गया। चूँकि शहर के निवासियों ने पुर्तगालियों से लड़ना शुरू कर दिया था, बहादुर शाह विभाजन की एक दीवार खड़ी करना चाहते थे और इसका विरोध करते हुए पुर्तगालियों ने आपसी बातचीत शुरू की और वार्ता की एक प्रक्रिया के दौरान बहादुर को एक पुर्तगाली जहाज़ में बुलाया गया और उसे मार दिया गया। अब देखिए दोस्तों, आगे हम देखेंगे पुर्तगालियों की धार्मिक नीति एवं इसके निहितार्थ, इससे क्या दिक्कतें आई। तो देखिए, उत्तरी अफ्रीका में मूर पुर्तगालियों के बड़े शत्रु थे और पूरब में आकर पुर्तगालियों ने मूर के साथ मिलकर उसी उत्साह और ईर्ष्या के साथ सभी मुसलमानों का उत्पीड़न शुरू कर दिया।
हालांकि भारत में वाणिज्यिक हित धीरे धीरे प्रधान हो गए और पुर्तगालियों की मंशा सदैव मिली जुली रही। इसलिए यद्यपि पुर्तगाली सम्राट को भारत में सभी गिरजाघरों और मिशनों का संरक्षक बनाया गया, लेकिन ऐसा 1542 में जेसुइट, जो ईसा मसीह के रोमन कैथोलिक समाज का सदस्य था, उसके भारत आगमन के पश्चात शुरू हुआ। अकबर के दरबार में जेसुइटों ने अच्छा प्रभाव बनाया, जिसकी मदद से पुर्तगालियों ने कुछ लाभ भी अर्जित शुरू कर दिए। अब देखिए कि अकबर एवं पुर्तगाली का बीच का क्या संबंध। तो पहली बार अकबर कुछ यूरोपीय ईसाइयों नामक कुछ पुर्तगाली व्यापारी से उस समय मिला जब उसने 1572 में कैम्बे का दौरा किया। बाद के वर्षों में सूरत में उसने फिर से उनसे मुलाकात की, जब एंटोनियो कैब्रल गोवा के वायसराय का दूत शांति शर्तों के समायोजन हेतु आया था। और कुछ समय बाद धर्म एवं मीमांसा के प्रश्नों पर अकबर की गहरी रुचि जगी और उसने फादर जूलियन परेरा विकार, जो चर्च में पुजारी थे, जनरल ऑफ बंगाल एवं कुछ अन्य स्रोतों से ईसाई धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। इसने अकबर को अधिक सटीक जानकारी प्राप्त करने हेतु उत्सुक किया और एंटोनियो कैब्रल, जिसने पुनः 1578 में मुगल राजधानी का दौरा शुरू किया और उसके सभी प्रश्नों के संतुष्ट उत्तर नहीं दे पाया, अकबर ने तब गोवा से धर्म मीमांसक बुलाने का निर्णय लिया, जो उसकी शंकाओं का समाधान करने की स्थिति में हो और उसकी उत्कट जिज्ञासा को शांत करे। इसके लिए अकबर ने सितंबर 1579 में गोवा में अधिकारियों को पत्र भेजकर 2 विद्वान पादरी भेजने का निवेदन किया था। गोवा में चर्च के प्राधिकारियों ने उत्सुकतापूर्वक इस निमंत्रण को स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे इसे शासक को और साथ ही उसके दरबार में एवं लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित करने के अवसर के तौर पर देख रहे थे। अकबर के निवेदन पर 28 फरवरी 1580 को 2 पादरी रोडकल्फो एक्वाविवा और एंटोनियो मानसरेट फतेहपुर सीकरी पहुँचे और जो 1583 में वापस लौटे। और इसी प्रकार अकबर ने दूसरे मिशन को 1590 में बुलाया, जो 1592 में वापस लौटा था, और तीसरा मिशन अकबर द्वारा 1595 में बुलाया था। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार से 3 मिशन जो है समाप्त हुए। मिशनरीज न तो अकबर और उसके दरबार और न ही उसके लोगों को ईसाई मत में परिवर्तित कर सके। अकबर और उसके पुत्र सलीम, जो भविष्य में जहांगीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ, दोनों ने मैरी और ईसाई चिन्हों के प्रति तथाकथित आदर भाव प्रकट किया था। यह स्पष्ट है कि पादरियों पर ध्यान देना धार्मिक उत्साह का परिणाम नहीं था, अपितु यह मुख्य रूप से पुर्तगाली सैन्य सहायता के सुनिश्चित करने की इच्छा से निर्देशित हो रहा था। आगे देखेंगे हम लोग ईसाइयों के संरक्षण के पीछे राजनीतिक मंशा। जबकि अकबर अपनी परेशानियों से उबरने के लिए पुर्तगाली बंदूकों को उधार लेने पर विचार कर रहा था, उसका बेटा जो राजकुमार सलीम अकबर के विरुद्ध विद्रोह पर ध्यान दे रहा था और इस उद्देश्य के लिए पुर्तगाली सेना की मदद प्राप्त करने की योजना बना रहा था। ईसाई धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण नहीं था और सभी दिखावों या बहानों को छोड़ते हुए अकबर ने सैन्य सहायता की प्राप्ति हेतु 1601 में गोवा में एक अंतिम दूत भेजा और पुर्तगाली प्राधिकारियों ने शुरू से चलने वाले इस खेल को समझते हुए नम्रतापूर्वक मना कर दिया। इसी में आगे देखेंगे कि जेसुइट ने अपनी तरफ से मिशनरी उत्साह के साथ देशभक्ति की राजनीति की और यथासंभव लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया। पुर्तगालियों या स्पेन वासियों, जैसा कि पुर्तगाल उस समय स्पेन से जुड़ा था, उनके अनाधिकारिक एजेंट के तौर पर काम करते हुए जेसुइट ने मुगल दरबार में महत्वपूर्ण प्रभाव का उपयोग शुरू कर दिया। अब देखिए कि जहांगीर और पुर्तगालियों के बीच में क्या संबंध थे। तो देखिए, राजकुमार सलीम जहांगीर के रूप में सिंहासन ग्रहण करने पर ने जेसुइट फादर्स को इस प्रकार उपेक्षा करके, जैसे वह कभी उन्हें जानता नहीं था, मुसलमानों को शांत किया। धीरे धीरे हालांकि जेसुइट से उसका अस्थायी अलगाव दूर हो गया और 1606 में उसने फिर से उन्हें समर्थन देना शुरू कर दिया। लाहौर में एक भव्य एवं विशाल चर्च का कोलेजियम या पादरी आवास के साथ बनाए रखने की उन्हें अनुमति दी गई और 1608 में आगरा में 20 दीक्षा स्थान बपतिस्मा आयोजित किए गए और पादरियों को पुर्तगाल जितनी ही कार्य की स्वतंत्रता दी गई। गलियों एवं सड़क मार्गों पर पूरे कैथोलिक रीति रिवाजों के साथ
चर्च के जुलूसों को निकालने की अनुमति दी गई और चर्च के खर्चों और धर्मांतरित लोगों की सहायता के लिए खजाने से नगद सहायता भी दी गई थी। जहांगीर का व्यवहार इस प्रकार था कि जेसुइट पादरी उसे ईसाई मत में लाने के लिए प्रति आश्वासन हो उठे और उसने ओल्ड एवं न्यू टेस्टामेंट तथा संतों के जीवन से लिए गए धार्मिक विषयों के चित्रों के प्रति असाधारण रुचि दिखाई। आगरा में उसका सिंहासन बपतिस्मा दाता जॉन और अन्य संतों की पेंटिंग से घिरा था और यह अफवाह थी कि जहांगीर जो है ईसाई बन गया और पादरियों के पास यह विश्वास करने के पर्याप्त कारण थे और वे वास्तव में ईसाई बनने में सफल होंगे। आगे देखते हैं कि अंग्रेज़ों के प्रति पुर्तगालियों की क्या शत्रुता थी। तो देखिए, मुकारब खान जो एक अच्छा खिलाड़ी और जहांगीर का घनिष्ठ मित्र था, उसको जहांगीर के दूत के तौर पर पुर्तगाली वायसराय से मिलने के लिए एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा। जब वह अप्रैल 1608 में गोवा पहुंचा, वह अपना परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं कर सका, जैसा कि पदस्थ वायसराय पुर्तगाल से नहीं आया था। वस्तुतः वह कभी नहीं आया और गोवा में डॉन मेंडोसा ने 1609 में पदभार संभाला। उससे पूर्व सन 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत में आया और वह अपने साथ भारत में व्यापार की अनुमति हेतु इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम का जहांगीर के नाम एक प्रार्थना पत्र लाया था। इसी में आगे हम देखेंगे कैप्टन हॉकिंस की यात्रा। तो देखिए, फादर पिनहेरो और पुर्तगाली अधिकारियों ने मुगल दरबार में हॉकिंस को पहुंचने से रोकने के लिए भरसक प्रयत्न किया, लेकिन सफल नहीं हुए और जहांगीर ने हॉकिंस द्वारा लाए गए उपहारों, जिनकी कीमत 25,000 सोने के सिक्कों के समान थी, उसको स्वीकार किया और हॉकिंस को बेहद आत्मीय स्वागत किया था। जैसा कि हॉकिंस तुर्की भाषा अच्छी प्रकार जानता था, उसने उसे भाषा में जहांगीर के साथ प्रत्यक्ष संवाद किया। हालांकि हॉकिंस से खुश होकर जहांगीर ने उसे 30,000 के वेतन पर 400 मनसबदार नियुक्त किया और हॉकिंस ने आर्मेनियन ईसाई मुबारक शाह की बेटी से विवाह भी कर लिया था। इसी में आगे देखेंगे मुगल एवं पुर्तगालियों के आपसी संबंधों में सुलझाव। हॉकिंस एवं अन्य अंग्रेजी लोगों की बड़ी व्यापार सुविधाएं प्रदान करने को गोवा के वायसराय डॉन मेंडोसा ने पुर्तगाली एकाधिकार के वाणिज्यिक क्षेत्रों का अतिक्रमण माना और इसलिए इसे शत्रुतापूर्ण कार्रवाई कहा। भारत में पुर्तगालियों की जहांगीर के साथ युद्ध की स्थिति को देखते हुए मेंडोसा ने मुगल दूत मुकारब खान से मिलने से मना कर दिया। उतावलेपन में उठाए गए इस कदम ने पुर्तगाली व्यापारियों को एवं उनके व्यापार को बेहद प्रभावित किया और जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी जाने वाली छूटों पर रोक लगा दी थी। इसी में आगे हम देखेंगे कि जब छूट नहीं दी गई, तब मेंडोसा ने फादर पिनहेरो को औपचारिक आधार पर मुकारब खान से शांति स्थापित करने हेतु बातचीत करने को कहा। तत्पश्चात शत्रुता समाप्त हो गई और अंग्रेजी जहाज को सूरत के पत्तन पर जाने की अनुमति नहीं दी गई और पुर्तगाली आगंतुकों को रोकने में असमर्थ व्यथित हॉकिंस ने सन 1611 में मुगल दरबार को छोड़ दिया था। एंग्लो पुर्तगाली झगड़ा या हाथापाई। अंग्रेज़ों ने हालांकि 1612 में पुर्तगालियों के विरुद्ध प्रतिशोध लिया और जिसने हिंद महासागर में ब्रिटिश नौसेना के प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया। उस वर्ष नवंबर में अंग्रेजी जहाज ड्रैगन ने एक छोटे जहाज ओसिएंडर सहित कैप्टन बेस्ट के नेतृत्व में पुर्तगाली जहाज बेड़े के साथ सफलतापूर्वक युद्ध किया और जहांगीर, जिसके पास अच्छी नौसेना नहीं थी, अंग्रेज़ों की सफलता से बेहद प्रभावित हो गया था। अब देखिए दोस्तों, पुर्तगालियों का व्यापारिक घटनाक्रम देख लेते हैं। देखिए, 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की। 1503 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना पहला दुर्ग कोच्चिन में स्थापित किया। 1505 में पुर्तगालियों ने भारत में अपना दूसरा दुर्ग कुन्नूर में स्थापित किया। फ्रांसिस्को अल्मेडा को भारतीय क्षेत्र का गवर्नर बनाया गया। 1509 में अल्मेडा ने गुजरात और मिस्र के संयुक्त बेड़े को पराजित किया और 1509 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क को वायसराय भी बनाया गया। अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान को पराजित कर गोवा पर एकाधिकार कर लिया था। आगे देखेंगे, 1511 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मलाया द्वीप में स्थित मलक्का पर अधिकार कर लिया और 1515 में पुर्तगालियों ने फारस की खाड़ी के मुहाने पर स्थित हरमुज पर अधिकार कर लिया और वायसराय अल्बुकर्क की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। 1530 में पुर्तगालियों ने गोवा को अपने भारतीय राज्य की राजधानी बनाया और 1535 में पुर्तगालियों ने दीव पर अधिकार कर लिया। 1559
पुर्तगालियों ने दमन पर अधिकार कर लिया और 1566 में पुर्तगालियों एवं तुर्कों के बीच समझौता हुआ। 1596 में डचों ने पुर्तगालियों को दक्षिण पूर्व एशिया से बाहर कर दिया। आगे देखेंगे कि 1612 में सूरत में पुर्तगालियों को पराजित कर अंग्रेजों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। 1641 में मलक्का दुर्ग पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया और 1659 श्रीलंका पुर्तगालियों के हाथ से बाहर चला गया। 1663 में मालाबार के सभी दुर्गों को डचों ने जीतकर पुर्तगालियों को भारत में निर्णायक रूप से खदेड़ दिया था। देख सकते हैं 1663 जो है अंतिम समय था पुर्तगालियों के लिए। तो जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पढ़ रहे थे कि अंग्रेज़ों की सफलता से बेहद प्रभावित हुआ। कौन प्रभावित हुआ? तो यह जो है जहांगीर प्रभावित हुआ और पुर्तगालियों ने अपनी बचकानी हरकतों से जहांगीर को अप्रसन्न कर दिया। और वी.ए. स्मिथ एक अंग्रेजी इतिहासकार, उनके अनुसार पुर्तगालियों ने मुग़ल सरकार की नौसैनिक कमजोरी के चलते 4 इंपीरियल जहाज़ों को जब्त कर लिया और कई मुसलमानों को बंदी बना लिया और सामान को लूट लिया। और जहांगीर की मां इस सामान से गहरी रुचि थी और इससे करोड़ों रुपए की चपत लगी थी। गुस्साए जहांगीर ने मुकारब खान, जो उस समय सूरत का प्रभारी था, उसको क्षतिपूर्ति वसूलने का आदेश दे दिया था। आगे देखेंगे हम लोग शाहजहां एवं पुर्तगालियों के बीच का संबंध। तो देखिए कि यह शाहजहां का शासनकाल था, हालांकि जिसमें मुग़ल दरबार में पुर्तगालियों को मिलने वाले लाभों का हमेशा के लिए अंत हो गया और साथ ही इस आशा ने भी दम तोड़ दिया कि वे शाही परिवार और मुग़ल भारत के लोगों को ईसाई मत में धर्मांतरण करा पाएंगे, जिसका पल्लवन अकबर और जहांगीर द्वारा किया गया था। शाहजहां द्वारा राजगद्दी संभालने से पूर्व ही उसे पुर्तगालियों के दुर्व्यवहार की जानकारी मिल चुकी थी। अब उसने रानी मुमताज़ महल की 2 दासियों को बंदी बनाकर उनका अपमान शुरू कर दिया। इसी में आगे देखते हैं हम लोग पुर्तगालियों की गतिविधियां। तो 1579 में शासकीय फरमान के आधार पर पुर्तगालियों को नदी के तट तक सीमित कर दिया गया, जो बंगाल में सतगांव से थोड़ी दूरी पर था और वहां से वे व्यापारी गतिविधियां संचालित करते थे। विभिन्न वर्षों के दौरान उन्होंने बड़े भवनों के निर्माण द्वारा अपनी स्थिति मजबूत कर ली और जिसने उनके व्यापार को सतगांव से नए पत्तन हुगली की ओर प्रवासित किया था। उन्होंने नमक के उत्पादन पर एकाधिकार कर लिया और स्वयं का एक कस्टम हाउस निर्मित किया और तंबाकू पर सख्ती से कर आरोपित करना शुरू कर दिया, जो 17वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप में पाए आने के पश्चात व्यापार की एक प्रमुख वस्तु बन चुका था। कौन? तो यह तंबाकू का उत्पादन के बारे में ऐसा कहा जा रहा है। ऐसे कृत्यों से उन्हें प्रांतीय कस्टम राजस्व के संग्रहण में भारी नुकसान उठाना पड़ा। इसी में आगे देखेंगे कि अहंकारी घमंडी पुर्तगालियों ने न केवल व्यापार के रूप में धनार्जन किया, अपितु हिंदू और मुस्लिम बच्चों को खरीदकर या बंदी बनाकर क्रूर दास व्यापार का भी शुरू किया था। उसी में पढ़ते हैं हुगली पर उनका अधिकार। तो 24 जून 1632 को हुगली पर पुर्तगालियों के कब्जे को 3 महीने पश्चात समाप्त कर दिया गया और गंगा के किनारे खुले मैदान में स्थित हुगली सभी तरफ से खुला था और यहाँ किला नहीं था, न तो दीवार थी और न ही परकोटा, मात्र कीचड़ का एक तटबंध पुष्टा था जो ज़्यादा महत्व का नहीं था। बारूद एवं नौवहन में पुर्तगाली कौशल से भयभीत कासिम खान को 1,50,000 की सेना के साथ पुर्तगाली बस्ती पर हमला करने को कहा गया और ठीक 3 महीने तक 24 सितंबर तक सैन्य दुर्ग के 300 पुर्तगाली और 600 निवासी ईसाई सैनिक सामना करते रहे, जिसके पश्चात वह भाग खड़े हुए। अधिकतर जहाज खो गए, लेकिन कुछ किसी प्रकार सागर द्वीप तक पहुंचने में कामयाब हो गए, लेकिन वहां व्याप्त महामारी से अधिकतर जिंदा बचे और लोग मर गए। मुगल के 1000 लोग मारे गए, लेकिन उन्होंने 410 लोगों को बंदी बना लिया और जिन्हें आगरा लाया गया। बंदियों को इस्लाम धर्म अपनाने या दास्ता स्वीकार करने का विकल्प दिया गया और ईसाइयों का अत्याचार कुछ समय तक जारी रहा, जिसके बाद यह धीरे धीरे खत्म हो गया। इसी में हम आगे देखते हैं कि आखिर पुर्तगालियों के पतन के कौन कौन से कारण थे जिनके कारण वो प्रमुख शक्ति भारत में नहीं स्थापित कर पाए। तो देखिए कि 17वीं शताब्दी के प्रथम दशक में पूर्व में स्थापित पुर्तगाली साम्राज्य लगभग समाप्त हो गया
और इसका स्थान डचों और अंग्रेज़ों ने ले लिया। इसके कई कारण थे। पहला है 1580 में पुर्तगाल स्पेन के राजा के साथ जुड़ गया और स्पेन के पतन के साथ साथ इसका भी पतन हो गया था। 1588 में नौसेना युद्ध में अंग्रेज़ों ने स्पेन को करारी शिकस्त दी, जिसके बाद स्पेन की नौसैनिक शक्ति क्षीण हो चुकी थी। इसी के बाद आगे देखते हैं, पुर्तगाल के अंदरूनी मामलों ने उसकी शक्ति कमज़ोर की। समाज में कुलीन वर्ग का प्रभुत्व था और व्यापारियों को इतना सामाजिक प्रभाव नहीं था कि वे राज्य को अपने हितों के पूर्ति के लिए प्रभावित कर सके। पुर्तगाल में सम्राट निरंकुश था और धर्म के मामले में पुर्तगाली अहिष्णु एवं धर्मांध थे और कई स्थानों पर उन्होंने लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन भी किया था। फितौरिया मात्र एक व्यापारिक अड्डा था जिसे क्षेत्रीय राज्य के रूप में बदलने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई गई और पुर्तगालियों ने स्वयं को एकाधिकार व्यापार के मुनाफे तक ही सीमित रखा। उनका नियंत्रण कुछ क्षेत्रों उत्तरी अफ्रीका, दीव दमन, गोवा, तिमोर और मकाओ तक ही सीमित रह गया था। भारतीय शासकों एवं जनता के प्रति धार्मिक असहिष्णुता और उन्होंने डकैती और लूटमार को अपनी नीति का भाग बनाया। उन्हें डचों और अन्य यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों से संघर्ष करना पड़ा और वास्तव में पुर्तगाली आर्थिक और राजनैतिक रूप से दूसरी पश्चिमी शक्तियों से प्रतिस्पर्धा करने में असक्षम थे। ठीक है, इसी में आगे देखते हैं कि ब्राज़ील की खोज के बाद उनका भारत की ओर ध्यान कम हो गया और पुर्तगाल में उनके उद्योग धंधे अधिक विकसित नहीं हो पाए और वे वितरक के रूप में व्यापार करते रहे और पुर्तगाली व्यापारियों पर पुर्तगाली राजा का अत्यधिक नियंत्रण था। दोस्तों, आज की वीडियो जो है यहीं पर समाप्त होती है और आज हमने पुर्तगालियों के आगमन से लेकर उनके बारे में संपूर्ण जानकारी को पढ़ा और आज का वीडियो जो है यहीं पे समाप्त कर दिया जाता है और इसके बाद जो है हम लोग कल से जो है डचों के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।